प्रशांत जी अर्पिता को थामकर उसे सीधा बिठाते हैं और अपने बैग में से बॉटल निकालकर उसके मुंह पर पानी के छींटे मारते हैं। कुछ ही पल में अर्पिता की मूर्छा टूटती है और वो अपनी आंखें खोलती है तो सामने प्रशांत जी को देख वो चौंक जाती है। एक पल को तो वो ये समझ ही नहीं पाती कि यह सपना है या हकीकत, लेकिन जब अपने चारों ओर देखती है तो उसे अपने जीवन की वो कठोर घटना याद आने लगती है जिसका उससे अभी कुछ ही देर पहले ही सामना हुआ है। प्रशांत को देख अर्पिता फूट फूट कर रोने लगती है और उससे कहती है, हमारे माँ पापा उस ट्रेन में थे, वो कहाँ हैं ये हमें पता नहीं चला। हमने वहां जाकर उन्हें बहुत ढूंढा प्रशांत जी, लेकिन वो हमें नहीं मिले। हमें जाना होगा, हमारे माँ पापा को हमारी जरूरत है। कहते हुए अर्पिता उठ जाती है और आगे कदम बढ़ाती है, लेकिन इस बार भी वो थोड़ा आगे रुक जाती है और जरा सा खिंचाव महसूस होने पर अर्पिता पीछे मुड़कर प्रशांत जी की ओर देखती है। उसकी नजर प्रशांत जी के हाथ पर पड़ती है और वो वापस मुड़ती है और अपना दुपट्टा उनके हाथ से छुड़ा उनसे कहती है, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए आप हमारे माँ पापा को ढूंढने में, प्लीज। अर्पिता को इस तरह से रोता देख प्रशांत जी खड़े हो उसकी आंखों से बहते आंसुओं को पहुंचते हैं और हाँ में गर्दन हिला अर्पिता का हाथ थामकर रेलवे अधिकारियों के रूम की ओर बढ़ जाते हैं। रास्ते में चलते हुए प्रशांत जी अर्पिता की ओर देख उससे बोलते हैं, सब ठीक होगा, तुम परेशान मत हो, अंकल आंटी दोनों ठीक होंगे, हम मिलकर उन्हें ढूंढ लेंगे, ओके, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। ये सुन अर्पिता हाँ में गर्दन हिला देती है और बिना कुछ कहे प्रशांत जी के साथ चलती जाती है। ऑफिसर्स के कमरों के पास पहुंचकर प्रशांत जी अर्पिता को लेकर अंदर जाते हैं और उसका हाथ थामे हुए उन ऑफिसर्स से ट्रेन में मौजूद घायलों को ले जाने वाली जगह के बारे में पूछते हैं और वहां से पता लगाकर वो उसे साथ लेकर नजदीकी अस्पताल में पहुंचते हैं, जहां वो और अर्पिता वार्ड में घूम घूम कर देखने लगते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ अर्पिता की उम्मीद भी टूटती जाती है। उसके चेहरे पर शिकन देख प्रशांत जी सोचते हैं, यहाँ तो हमने लगभग सभी वार्ड घूम लिए, वो लोग यहाँ नहीं दिखे, तो अब हमें दूसरी ओर जाना होगा। अब अगर मैं इसे मृतकों के कक्ष में लेकर गया तो ये बिल्कुल टूट जाएगी। नहीं, इससे अच्छा होगा मैं खुद जाकर दिखाता हूँ। टूट कर जीने से बेहतर है एक उम्मीद के सहारे जिया जाए। सोचते हुए प्रशांत जी अर्पिता का हाथ ऊपर उठाकर उसे अपने दोनों हाथों से थामकर बोले, अप्पू, मैं जरा यहाँ के डॉक्टर से बात करके आता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि इसके अलावा और घायलों को कहाँ रखा गया है। यहाँ कुछ ही बचे हैं, तुम यहाँ देखो, मैं पता करके आता हूँ। और हाँ, भरोसा रखना, अंकल आंटी जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे, यहाँ से कहीं जाना नहीं, ठीक है। उसकी बात सुन अर्पिता रोते हुए हाँ में गर्दन हिला देती है और ये देख प्रशांत जी खुद को रोक नहीं पाते और उसके गले लग जाते हैं और कहते हैं, अप्पू रोना नहीं है, बस भरोसा रखना है, सब ठीक होगा। प्रशांत जी अर्पिता के गले से अलग होते हैं और वहां से बाहर चले जाते हैं। परेशान दुखी वो भी होते हैं, लेकिन ये सोचकर अर्पिता को जताते नहीं है क्योंकि उसे इस समय सहारे की जरूरत है। अगर मुझे यूं देखेगी वो तो उसे संभालेगा कौन। अभी यहाँ किरण भी नहीं है, कुछ दिनों पहले ही तो वो एक हादसे से गुजरी है। नहीं, मुझे कमजोर नहीं पड़ना है। काश मैं कुछ कर पाता, काश। हालात क्यों इंसान को इतना बेबस बना देते हैं जहां वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, क्यों। कहते हुए प्रशांत जी अपना हाथ जोर से झटकते हैं जो जाकर दीवार से लग जाता है और वो वहां से उस रूम की ओर चले जाते हैं जहां वो दिल कड़ा कर अर्पिता के माँ पापा को देखने लगते हैं। वहां भी उसे कोई नहीं दिखता तो वो वहां से वापस अर्पिता के पास चले आते हैं। अर्पिता जो वहीं बेंच पर बैठी हुई रो रही होती है, प्रशांत जी के आने पर उम्मीद भरी नजरों से उनकी ओर देखती है। प्रशांत जी अर्पिता के पास आकर उससे कहते हैं, अप्पू, हमें हिम्मत से काम लेना होगा, आज नहीं तो कल अंकल आंटी जरूर मिल जाएंगे। हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, रात होने वाली है और तुम्हारे घर जाने वाली रूट की सभी गाड़ियां काम चलने की वजह से अभी रद्द कर दी गई हैं। हमें यहाँ से लखनऊ के लिए निकलना होगा। प्रशांत जी की बात सुन अर्पिता उठकर खड़ी हो जाती है। प्रशांत जी अर्पिता को वहां से लेकर बस स्टॉप पर पहुंचते हैं और लखनऊ जाने वाली बस में दोनों बैठ जाते हैं। अप्पू, तुम इधर विंडो वाली सीट पर बैठो, मैं यहाँ इस तरफ बैठूंगा। प्रशांत जी की बात सुन अर्पिता उसकी तरफ देखती है। प्रशांत जी उसे बैठने के लिए फिर से कहते हैं और अर्पिता वहीं बैठ जाती है। प्रशांत जी भी उसके पास बैठ जाते हैं। प्रशांत जी अपना फोन निकालते हैं और परम का नंबर डायल करते हैं। अर्पिता ये देख लेती है तो उसे दादी की कही बात याद आ जाती है तो वो खड़ी हो बस से बाहर निकल जाती है। प्रशांत जी भी उसके पीछे नीचे उतर आते हैं। नीचे आकर अर्पिता वहीं खाली पड़ी जगह पर बैठ जाती है और उसकी आंखें भर आती हैं। वो खुद से बड़बड़ाने लगती है, सब हमारी ही गलती है ना, हम कभी यहाँ लखनऊ पढ़ने के लिए आते जिससे हमारा सामना शिव और उसके दोस्तों से होता ही नहीं, और जब सामना नहीं होता तो झगड़ा ही नहीं होता, ना ही बात इतनी आगे बढ़ती कि हमारा अपहरण होता। अपहरण नहीं होता तो हमारी मासी भी आज हमारे साथ होती। हमारी तरफ आने वाली मृत्यु को मासी लेकर चली गई। दादी ने हमें घर से निकाल दिया। हम अगर यहाँ नहीं आते तो ये सब होता ही नहीं, और दादी हमारे माँ पापा को यहाँ नहीं बुलाती और ना ही उनके साथ ये हादसा होता। सब हमारी वजह से हुआ है, सबके जिम्मेदार हम ही तो हैं। प्रशांत जी उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं, तो ये अपनी मर्जी से इस शहर से नहीं जा रही थी, बल्कि इनकी दादी ने इन्हें यहाँ से जाने को कहा था। मतलब किरण की दादी इन्हें आंटी जी के साथ हुई दुर्घटना का जिम्मेदार मानती हैं। ये गलत है। हादसे किसी की भी लाइफ में कभी भी हो सकते हैं, और उस दिन जो हुआ वो जानबूझकर तो नहीं किया गया। प्रशांत जी अर्पिता से कहते हैं, अप्पू, ये उल्टा सीधा सोचना बंद करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम अभी मेरे साथ लखनऊ चल रही हो, ठीक है, चलो बैठो बस में। प्रशांत जी की बात सुन अर्पिता कहती है, नहीं, हम नहीं जाएंगे अब वहाँ, हम जा भी नहीं सकते अब, हमें घर जाना है, आगरा, हम वहाँ की बस पकड़ते हैं।
नहीं, आगरा भी जाकर करेंगे क्या? वहां भी सबको पता चलेगा कि ट्रेन हादसे में हमारे माँ पापा खो गए और हम बच गए तो सब हम पर ही सवाल पर सवाल करेंगे। ये कोई नहीं समझेगा कि हमारी वजह से हमारी ट्रेन मिस हो गई। आपकी वजह से, मतलब आप सुबह से हमारे साथ थे और हम उस सबको अपना वहम समझ रहे थे। नहीं, आपको नहीं आना चाहिए था, नहीं देखना चाहिए था हमें आपका चेहरा। ना हम आपको देखते, ना ही हम सब भूल कर रुकते, ना ही हमारी ट्रेन मिस होती और ना ही हमें अपने माँ पापा से अलग होना पड़ता, ना ही हमारे पास ये बदनामी वाली जिंदगी बचती। अर्पिता परेशानी में बड़बड़ाती जा रही है। उसे इस बात का भी होश नहीं रहता कि आसपास लोग खड़े हो चुके हैं और उसकी हरकतें देख कानाफूसी करने लगे हैं। ये देख प्रशांत जी उसके पास जाकर धीरे से कहते हैं, सॉरी अर्पिता, लेकिन अभी तुम्हारा बेहोश होना ही सही है। कहते हुए वो उसकी गर्दन पर एक नस को पिंच कर देते हैं जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। उसको गोद में उठा प्रशांत जी वहां बाकी सबसे कहते हैं, ये मेरी मंगेतर है। आज सुबह जो ट्रेन हादसा हुआ है उसमें इसके माँ पिताजी थे, जिस कारण ये सदमे में पहुंच गई। मैं इन्हें वापस लखनऊ लेकर जा रहा हूँ, इनकी मासी के घर। प्रशांत जी की बात सुन सभी वहां से हट जाते हैं और प्रशांत जी अर्पिता को लेकर बस में बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में बस चलने लगती है। प्रशांत जी अर्पिता का सर सीट से टिका देते हैं और उसके हाथों को थाम वहीं उसके पास बैठ जाते हैं। धीरे धीरे अर्पिता का सिर प्रशांत जी के कंधे पर आ जाता है तो वो उसे देख सोचने लगते हैं, इतनी सी उम्र में तुम्हें इतना दर्द मिल गया अप्पू। मैं इसे कम नहीं कर सकता, लेकिन बांट सकता हूँ और कोशिश करूंगा कि कभी तुम्हें अकेलापन महसूस ना हो। सोचते हुए वो देखते हैं कि खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही है, जिस कारण अर्पिता सिकुड़कर उससे चिपकी जा रही है। ये देख वो उसे ठीक से बिठाते हैं और खिड़की बंद कर उसे उसके दुपट्टे से कवर कर लेते हैं और अपनी आंखें बंद कर सीट पर सिर टिकाकर बैठ जाते हैं। उसके ख्यालों में अर्पिता के कहे हुए शब्द गूंज रहे हैं, ना हम तुम्हें स्टेशन पर देखते, ना ही वो रुकती और ना ही उसकी ट्रेन मिस होती। लेकिन मैं इससे कैसे मिल सकता हूँ? मैं तो दोपहर को पहुंचा था जब ये बेहोश हुई, उस बेंच पर अकेले बैठी थी। फिर इसने मुझे कब देखा? क्या कह रही थी ये? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कुछ बातें इंसान की समझ से परे होती हैं। इश्क की दुनिया भी ऐसी ही होती है। यहाँ कभी कभी ऐसी घटनाएं हमारे सामने घटित हो जाती हैं जिनके विषय में हम सोच भी नहीं सकते। ये प्रेम ही तो था जिसने अर्पिता को जाने से रोकने के लिए कितने प्रयास किए और आखिर में सफल भी हुआ। अर्पिता के स्वास्थ्य को लेकर प्रशांत जी थोड़े चिंतित हो जाते हैं। वो लखनऊ पहुंचने तक वैसे ही अर्पिता का हाथ थाम उसके साथ बैठे रहते हैं। लगभग 1.5 घंटे में वो लखनऊ बस स्टैंड पर होते हैं। अर्पिता की बातों को याद कर वो उसे सीधा अपने रूम में ले जाते हैं, जहां पहुंच वो नीचे खड़े हो जाते हैं और श्रुति को कॉल करते हैं। श्रुति अर्पिता को देख इतनी खुश होती है कि खुशी से चिल्लाने लगती है, भाई आप अप्पू को ले आए? थैंक यू भाई, मैं कितना डर गई थी सुबह से लेकर, कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मेरे मन में। अब जब इसे देखा तो अब जाकर सुकून मिला है मुझे। श्रुति ने अर्पिता को देखकर प्रशांत जी से कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान देख प्रशांत जी उससे कहते हैं, बातें आराम से करते रहना, पहले इसे अपने कमरे में लेकर जाओ, मैं इसके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया इसने। इस पर श्रुति बोली, ठीक है भाई, मैं लेकर जाती हूँ। इतना कहकर श्रुति अप्पू को अंदर अपने कमरे में ले जाती है। तभी प्रशांत जी की नजर सामने बालकनी पर खड़े परम पर पड़ती है। उसके चेहरे पर तनाव देख प्रशांत जी समझ जाते हैं कि परम अभी किरण से बात करने में व्यस्त है, यानी इसने अभी तक अर्पिता को देखा नहीं है। अभी जब तक अर्पिता मुझे स्पष्ट नहीं बता देती कि वो आगे क्या चाहती है, मैं इस बारे में परम, किरण या किसी और को नहीं बता सकता। मुझे श्रुति से बात करनी होगी इस बारे में, कहीं ऐसा ना हो कि हालात संभलने की बजाय और बिगड़ जाएं। सोचते हुए प्रशांत जी श्रुति के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, श्रुति, अर्पिता हमारे साथ है, हमें ये बात अभी किसी से शेयर नहीं करनी है। अर्पिता के जीवन में अभी बहुत कुछ ऐसा घटित हो चुका है जिसके बारे में सोचकर ही हमारी रूह कांप जाती है। ये सुन श्रुति सोच में पड़ जाती है और पूछती है, ऐसा क्या हो गया भाई? हमारी अप्पू तो ठीक है, यही है। प्रशांत जी बोले, अभी मैं तुम्हें हर बात स्पष्ट नहीं बता सकता, मैं भी थक चुका हूँ, बस पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, तब आराम से बैठकर पूरी बात बताता हूँ। ठीक है भाई, श्रुति ने कहा। प्रशांत जी ने ये कह एक नजर अर्पिता की ओर देखा, जो इस समय बेहोशी में श्रुति के बिस्तर पर पड़ी हुई होती है। उसे देखकर वो वापस से बाहर हॉल में आकर बैठ जाते हैं और कुछ देर वहीं बैठे रहने के बाद वो अपने कमरे में जाते हैं और नहाकर चेंज कर बाहर हॉल में आकर बैठ जाते हैं, जहां श्रुति बैठकर उनका पहले से ही इंतजार कर रही होती है। प्रशांत जी को आया देख श्रुति उसके लिए खाना परोस देती है। अर्पिता उठी? प्रशांत ने थाली टेबल पर रखते हुए श्रुति से पूछा। नहीं। तो फिर मैं अभी नहीं खाऊंगा, मैं जाकर पहले अर्पिता को उठाता हूँ, तुम भी अपनी थाली लगाकर वहीं ले आना, आज हम सब साथ में ही खाना खाएंगे, ठीक है? श्रुति से बोलते हुए प्रशांत जी खड़े हुए और उन्होंने अपनी थाली उठाई और उसके कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। श्रुति प्रशांत के कहे अनुसार रसोई से अपने लिए एक थाली और लगाकर अपने कमरे में पहुंचती है। प्रशांत जी दरवाजे पर ही खड़े हो श्रुति का इंतजार कर रहे हैं और उसको आया हुआ देख उसके साथ कमरे में अंदर चले जाते हैं। प्रशांत जी अर्पिता को देखते हैं और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारते हैं, जिसके प्रभाव से अर्पिता एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठती है। वो सामने आंखें खोल देखती है तो श्रुति और प्रशांत जी को अपने सामने खड़ा पाती है। उसे कुछ घंटों पहले प्रशांत जी का किया हुआ व्यवहार याद आता है और वो अपनी गर्दन पर हाथ रख सवालिया नजरों से उन्हें देखती है। वो प्रशांत जी से पूछने के लिए जैसे ही मुंह खोलती है तो प्रशांत झट से हाथ में पकड़ी हुई थाली में से एक निवाला ले अर्पिता के मुंह में रख देते हैं और उससे कहते हैं, जी भरकर सवाल कर लेना अप्पू, मैं सब बताऊंगा, लेकिन अभी तुम्हें अपनी सेहत पर ध्यान देना है
सो बाकी सवाल जवाब होते रहेंगे। और अगर तुमने अभी अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया तो अंकल आंटी जब लौट कर आएंगे ना, तब मुझे और श्रुति को ही डांटेंगे। कहेंगे हमने अपनी दोस्त और उनकी बेटी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। तो बताओ किस पर डांट पड़ेगी? हम दोनों पर। इसीलिए हम पर रहम करो और अपना ध्यान रखो, नहीं तो। कहते हुए प्रशांत जी चुप हो जाते हैं। प्रशांत जी का इतना हक जताना अर्पिता को अच्छा लगता है और वो सामान्य होने की कोशिश करते हुए कहती है, नहीं, हमारी वजह से आप किसी पर डांट नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपकी बात मान रहे हैं। और जब माँ पापा आएंगे तो तीनों मिलकर डांट खा लेंगे, ठीक? अर्पिता की बात सुनकर प्रशांत जी के दुखी परेशान से चेहरे पर क्यूट वाली मुस्कान आ जाती है। वहीं श्रुति को उन दोनों के बीच की बातें समझ तो नहीं आती, लेकिन अर्पिता का साथ देते हुए वो मुस्कुराने लगती है। अर्पिता नाम मात्र के लिए ही दोनों का मन रखने के लिए उनका साथ देते हुए मुस्कुराने लगती है, लेकिन मन ही मन बहुत दुखी है। प्रशांत जी अपनी और श्रुति दोनों की थाली लेकर बाहर चले जाते हैं और रसोई में जाकर थालियां सिंक में रखते हैं और खुद हाथ धोकर अपनी आंखों में छुपे हुए आंसू पोंछ लेते हैं। मैं जानता हूं अप्पू, तुम बहुत दुखी हो। सिर्फ हम लोगों की वजह से सब भूलकर मुस्कुराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन एक कोशिश तो कर रही हो, यही बड़ी बात है। जब तक तुम दिल से मुस्कुराने नहीं लगती तब तक मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, ना, कभी नहीं। निश्चय करते हुए प्रशांत जी अपने कमरे में चले जाते हैं। श्रुति पानी पीने के लिए पानी का जग उठाती है जो खाली होता है। अप्पू, मैं अभी आती हूँ, पानी नहीं है यहाँ तो लेकर आती हूँ। हाँ, तुम रेस्ट करो तब तक, और मेरे वापस आने पर फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे, श्रुति ने कहा। ओके श्रुति, अर्पिता बोली। इसके बाद श्रुति वहां से बाहर चली जाती है और अर्पिता हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम चली जाती है, जहां वो शावर चला बाथ लेने लगती है। शावर से गिरती हुई बूंदों के साथ साथ उसके मन में भरी असीम वेदना भी आंसुओं के जरिए निकलने लगती है। उसकी आंखों के सामने उसके माँ पापा का चेहरा आ जाता है और कानों में उनके फोन पर कहे हुए वो शब्द। इतने में श्रुति पानी लेकर कमरे में आ जाती है तो अर्पिता उसे नहीं दिखती। शायद बाथरूम गई होगी, ये सोच वो पानी का जग टेबल पर रखती है और कमरे में इधर से उधर टहलने लगती है। जब 10 मिनट बीत जाते हैं लेकिन अर्पिता अभी तक निकल कर नहीं आई, ये देख श्रुति घबरा जाती है और वो अर्पिता को 2-3 आवाजें लगाती है, लेकिन अर्पिता कोई जवाब नहीं देती है। अप्पू, क्या हुआ? आवाज क्यों नहीं दे रही? तुम ठीक तो हो? श्रुति ने बाहर दरवाजे से ही पूछ लिया। फिर भी कोई जवाब ना आने पर वो दरवाजे पर हाथ रखती है और दरवाजा तुरंत खुल जाता है। ये देख श्रुति अंदर जाकर देखती है तो उसकी चीख निकल पड़ती है। अप्पू, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो?